ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्यों? कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं, जबकि ढेरों लोग जिंदगी भर पसीना बहाने के बाद भी पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड में देने की कोशिश की है। हाँ, वही किताब। आज हम उसी किताब से मिले जो स्रोत हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये किताब सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि उनके अपने अनुभवों का, उनकी अपनी लाइफ का निचोड़ है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग पिताओं से मिली सीख की बात की है। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे। हाँ, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बिजनेस माइंडेड थे। जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि असली खेल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नहीं है। मतलब वो तो है ही जरूरी, पर उससे भी ज्यादा। उससे ज्यादा ये है कि आप पैसे को देखते कैसे हैं, उसे संभालते कैसे हैं, और सबसे जरूरी, उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाते हैं। मुझे लगता है यही हमारी आज की बातचीत का सार भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि कियोसाकी के इन विचारों को, जो कई बार थोड़े रैडिकल या क्रांतिकारी लगते हैं, उनको सरल तरीके से समझें और देखें कि ये हमारी अपनी जो फाइनेंशियल सोच है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? उन दो पिताओं के कॉन्ट्रास्ट से? हाँ, आई थिंक वहीं से शुरू करना बेस्ट रहेगा। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो पूरी किताब की एक तरह से नींव है। पुअर डैड, रॉबर्ट के असली पिता, एकेडमिक रूप से बहुत सफल थे। पीएचडी थी उनके पास, अच्छी सरकारी नौकरी थी, पेंशन की सिक्योरिटी, सब कुछ था जो पारंपरिक तौर पर हम सफलता मानते हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, सेफ जॉब। हाँ। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, वो हमेशा पैसों को लेकर थोड़े परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे, स्ट्रगल करते थे। उनकी सोच वही थी जो हम में से ज्यादातर लोगों को घरों में, स्कूलों में सिखाई जाती है। बेटा, खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। फोकस हमेशा जॉब सिक्योरिटी पर था। जबकि दूसरी तरफ थे रिच डैड, वो शायद 8वीं पास थे। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी। अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया और उसे फिर काफी बड़ा बनाया। दुनियादारी की समझ, पैसे की समझ उनमें कहीं ज्यादा थी। और नतीजा? आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर पहला और शायद सबसे बड़ा सबक छिपा है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, जिस पर पुअर डैड को इतना नाज था, वो हमें असल में एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है। एक एम्प्लॉय। हाँ, वो हमें सिखाती है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, एक अच्छी सैलरी के लिए। मतलब अपनी स्किल्स और अपना टाइम बेचना एक तय इनकम के लिए। एग्जैक्टली। जबकि रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि असली शिक्षा है वित्तीय साक्षरता हासिल करना, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी? हाँ, ये वो समझ है जो हमें सिखाती है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। अच्छा। यानी सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि निवेशक या व्यवसायी कैसे बने, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। ये तो पूरा सोचने का तरीका ही बदल देता है। मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और स्मार्ट सोच ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बात किताब में है जो मुझे हमेशा से थोड़ी डरावनी सी लगती है। रैट रेस, चूहा दौड़, सुनने में ही थका देता है। ये है क्या असल में? ये कियोसाकी के बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और सच कहूं तो काफी रिलेटेबल भी है। रैट रेस उस अंतहीन साइकिल को, उस चक्र को कहते हैं जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। कैसे? मतलब होता क्या है इसमें? देखिए, होता क्या है, आप पैसा कमाते हैं। हाँ, फिर उस पैसे से अपने बिल चुकाते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, फिर शायद लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए या कई बार दिखावे के लिए भी आप लोन लेते हैं। घर बड़ा चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, छुट्टियां अच्छी जगह मनानी है। और ये सब लोन, ये ईएमआई, ये सब बन जाती हैं लायबिलिटीज, मतलब देनदारियां। हाँ, बिल्कुल, ऐसी चीजें जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। अब इन बढ़े हुए खर्चों और लोन की किश्तों को चुकाने के लिए आपको और ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। सही। शायद प्रमोशन मिल जाए या नौकरी बदल लें, सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ता है तो क्या होता है? खर्चे फिर से बढ़ जाते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। और बड़ी गाड़ी और बड़ा घर और शायद और लोन। तो आप ज्यादा कमाते हैं, फिर ज्यादा खर्च करते हैं, और फिर उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए और ज्यादा कमाने के दबाव में आ जाते हैं। बस उसी गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। जैसे वो पिंजरे में बंद चूहा पहिया घुमाता रहता है। हाँ, बिल्कुल, पहिया घूम रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। बाप रे, ये तो वाकई एक जाल जैसा लगता है। तो क्या पुअर डैड की सोच अनजाने में ही सही इसी रैट रेस को सपोर्ट करती थी?
एक तरह से कह सकते हैं हाँ। उनकी सलाह क्या थी? सुरक्षित नौकरी ढूंढो, पैसा बचाओ और एक घर खरीद लो। वो घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट मानते थे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर तो एसेट ही होता है ना। यहीं पे कियोसाकी का पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर करियर की शुरुआत में, उनका वो घर जिसमें वो खुद रहते हैं, वो संपत्ति नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी देनदारी होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उससे कोई इनकम तो आ नहीं रही। उल्टा होम लोन की किश्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब पैसा आपकी जेब से निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे। ये बात तो सोचने वाली है। तो रिच डैड इस सबसे बाहर निकलने की बात करते थे। उनका रास्ता क्या था फिर? उनका रास्ता था इस रैट रेस के पैटर्न को पहचानना और उसे तोड़ना। और तोड़ने का तरीका? तरीका था ऐसी चीजें, यानी संपत्ति खरीदना जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हो या नहीं। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं आजकल। एग्जैक्टली, पैसिव इनकम। उनका फोकस लायबिलिटीज खरीदने पर नहीं, एसेट्स बनाने पर था। ऐसी चीजें जमा करना जो उनके लिए इनकम जनरेट करे। इसका कोई ठोस सा उदाहरण है किताब में? जैसे पुअर डैड और रिच डैड एक ही सिचुएशन में क्या अलग करते? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण कार का दिया जाता है। मान लीजिए पुअर डैड की सोच वाला व्यक्ति है, उसकी सैलरी बढ़ी, उसने सोचा चलो एक नई महंगी कार लोन पर ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। अब क्या हुआ? हर महीने उसकी जेब से ईएमआई जा रही है, बीमा का पैसा जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा। वो कार एक देनदारी बन गई जो लगातार पैसे खा रही है। वहीं रिच डैड की सोच वाला व्यक्ति क्या करेगा? हो सकता है वो पहले अपनी बढ़ी हुई आय से कोई छोटी सी दुकान या फ्लैट खरीदे और उसे किराए पर चढ़ा दे। अच्छा, अब हर महीने उसकी जेब में किराए का पैसा आ रहा है। ये प्रॉपर्टी एक संपत्ति, एक एसेट बन गई। हाँ, क्योंकि ये पैसा ला रही है। बिल्कुल। अब वो इस किराए से आने वाले पैसे से या उसके एक हिस्से से अपनी कार की ईएमआई भर सकता है या बाकी खर्चे पूरे कर सकता है। फर्क देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल साफ। एक ने सीधे देनदारी खरीद ली, दूसरे ने पहले संपत्ति बनाई और फिर उस संपत्ति से आने वाले पैसे से अपनी जरूरत या शौक पूरा किया। एग्जैक्टली। पहले इनकम का सोर्स बनाया, फिर खर्च किया। वाह, यह तो कमाल का नजरिया है। और ये हमें अगले सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज का असली मतलब। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, एसेट पैसा लाए, लायबिलिटी पैसा ले जाए। क्या यह वाकई इतना ही आसान है या इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है? परिभाषा वाकई बहुत सरल है, जैसा आपने कहा, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ये इतनी सरल होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसी को समझने में गलती कर जाते हैं या शायद जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में कैसा डालती है, पीरियड। और देनदारी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, पीरियड। ये चीज कुछ भी हो सकती है, आपका घर, आपकी गाड़ी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आपका बिजनेस, कोई लोन, कुछ भी। तो आम जिंदगी में संपत्ति के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मतलब सिर्फ किराए की प्रॉपर्टी ही या और भी कुछ? नहीं, कई चीजें हो सकती हैं, जैसे किराए पर दी गई रियल एस्टेट, घर, दुकान, ऑफिस, जमीन, स्टॉक्स या शेयर्स जिनसे आपको डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जिनसे आपको ब्याज मिलता है, आपका अपना बिजनेस जो प्रॉफिट कमा कर दे रहा है और जरूरी नहीं कि आप उसमें 24 घंटे लगे हों। जी। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किसी किताब से रॉयल्टी, गाने से रॉयल्टी या किसी पेटेंट से इनकम। ये सब आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, ये सब एसेट्स हैं। ठीक है। और देनदारियां? मेरा अंदाजा इसमें होम लोन, कार लोन तो पक्का होंगे। हाँ, वो तो है ही। और सोचिए, होम लोन, खासकर उस घर का जिसमें आप खुद रहते हैं और उससे कोई डायरेक्ट इनकम नहीं हो रही। कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, खासकर अगर आप पूरा बिल नहीं चुकाते और उस पर भारी ब्याज देते रहते हैं। स्टूडेंट लोन, अगर वो आपको ज्यादा कमाने में मदद नहीं कर रहा है तो वो भी एक बोझ बन सकता है। और ऐसी महंगी चीजें खरीदना जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देती हैं और जिनसे कोई आय भी नहीं होती, जैसे बहुत महंगे गैजेट्स, शौक की चीजें जो बस पड़ी रहती हैं, ये सब लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये लायबिलिटीज है। किताब में रिच डैड का एक बड़ा तीखा सा लेकिन बहुत दमदार कथन है इस बारे में, है ना? कुछ याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। वो कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं, और मध्यम वर्ग वो देनदारियां खरीदता है, ये सोचकर कि वो संपत्ति है। आउच।
ये बात छुपती है, पर है 16 आने सच शायद। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर अपने बड़े घर या अपनी महंगी गाड़ी को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। जबकि कियोसाकी के नजरिए से देखें तो वो उनकी सबसे बड़ी देनदारियां हो सकती हैं। क्योंकि वो पैसा ला नहीं रही बल्कि लगातार ले जा रही हैं, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, बीमा, टैक्स, इन सब के रूप में। एग्जैक्टली। तो पूरा खेल कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह की दिशा समझने का है कि पैसा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। बिल्कुल सही। अमीर बनने का राज कियोसाकी के अनुसार यही है कि अपनी ज्यादातर एनर्जी और पैसा संपत्ति खरीदने में लगाओ ताकि आपकी तरफ आने वाला कैश फ्लो बढ़ता जाए, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जाने वाले कैश फ्लो को बढ़ाने वाली चीजों पर ज्यादा खर्च कर देता है। ये सब समझने के लिए तो वाकई दिमाग की बत्ती जलनी जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। और यहीं पर शायद अगली बात आती है। मुश्किल यह है कि हमारे स्कूल कॉलेज में तो ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता। और यही पुअर डैड और रिच डैड के बीच का एक और बड़ा मतभेद था। पुअर डैड खुद इतने पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन उनका विश्वास यही था कि अच्छी एकेडमिक डिग्री ही सब कुछ है, वही सुरक्षा देगी, वही सफलता दिलाएगी। पर रिच डैड की राय इससे बिल्कुल अलग थी। एकदम अलग। उनका मानना था कि एकेडमिक डिग्रियां अपनी जगह ठीक हैं, पर असली दौलत और असली आजादी आती है वित्तीय साक्षरता से, पैसे की भाषा समझने से। मतलब सिर्फ कमाना जानना काफी नहीं है। नहीं, कमाना तो सब सीखते हैं, पर पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना जानना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिर इस वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी में आता क्या क्या है? क्या हमें कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट बनना होगा इसके लिए? एमबीए करना होगा? नहीं, एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक समझ, एक वर्किंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ मुख्य चीजें शामिल हैं, जैसे पैसे के काम करने का तरीका समझना, जैसे ब्याज कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, महंगाई का पैसे पर क्या असर होता है, अपने कैश फ्लो को समझना और मैनेज करना, मतलब बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना, निवेश के अलग अलग रास्ते जानना, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह। और सिर्फ नाम जानना नहीं, बल्कि वो काम कैसे करते हैं, उनमें रिस्क कितना है, ये समझना। टैक्स के बारे में जानना भी शायद जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। टैक्स के बेसिक नियम समझना ताकि आप कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकें या कम कर सकें। फिर अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना। अच्छा कर्ज वो जो आपको कोई एसेट बनाने में मदद करे, जैसे बिजनेस लोन या समझदारी से लिया गया एजुकेशन लोन। बुरा कर्ज वो जो सिर्फ उपभोग के लिए हो, जैसे क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग। और सबसे जरूरी, संपत्ति और देनदारी का फर्क गहराई से समझना और हमेशा संपत्ति बढ़ाने पर फोकस करना। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण सोच सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, महीने का 50,000 रुपए कमाता है। वो कैसे अलग सोचेगा या करेगा अगर वो वित्तीय रूप से साक्षर है, बजाय उसके जो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर कोई वित्तीय रूप से साक्षर नहीं है, तो शायद वो 50,000 में से खर्च करेगा और जो बचेगा उसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख देगा, बचत के नाम पर। हाँ, सेफ लगता है। पर उसे शायद ये एहसास नहीं होगा कि बैंक में पड़ा वो पैसा महंगाई के कारण धीरे धीरे अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। मान लीजिए महंगाई 6% है और सेविंग्स अकाउंट 3% ब्याज दे रहा है, तो असल में उसका पैसा घट रहा है। राइट, ये पॉइंट है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर है, तो वो सोचेगा, मैं इस बचे हुए पैसे को सिर्फ बचाऊं नहीं, इसे काम पर लगाऊं। वो समझेगा कि पैसे को ग्रो करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा? वो शायद उसका एक हिस्सा हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करेगा, या थोड़ा थोड़ा करके अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदेगा, या शायद रियल एस्टेट में निवेश के मौके तलाशेगा, या अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेगा। वो समझेगा कि पैसे को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और वेल्थ बनाने के लिए ग्रो करना जरूरी है। यही फर्क है जो फाइनेंशियल लिटरेसी लाती है। पैसे को लेकर आपका नजरिया और आपके एक्शन दोनों बदल जाते हैं। ये वाकई बहुत गहरी बात है। किताब का एक और विचार है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था कि हमें सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? आखिर काम तो हम पैसे के लिए ही करते हैं ना। पारंपरिक सोच तो यही कहती है, बिल्कुल। और पुअर डैड की सोच भी यही थी। उनकी सलाह क्या थी? एक फील्ड में स्पेशलाइज करो, उसी नौकरी में लगे रहो, धीरे धीरे प्रमोशन पाओ, सैलरी बढ़ाओ
उनका फोकस था एक ही स्किल में माहिर होने पर और उसी के सहारे पूरा करियर बनाने पर। स्टेबल, सिक्योर। हाँ। और रिच डैड, हाँ, उनका क्या कहना था इस पर? रिच डैड की सलाह बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी चेक का जरिया मत समझो। खासकर जब आप यंग हो, करियर की शुरुआत में हो, तो ऐसी नौकरियां चुनो जहां तुम्हें पैसा बनाने वाले जरूरी स्किल्स सीखने को मिले। पैसा बनाने वाले स्किल्स मतलब वो स्किल्स जो आपको भविष्य में पैसा बनाने के ज्यादा मौके दें, जैसे बेचना, सेल्स, ये बहुत जरूरी स्किल है। मार्केटिंग, बातचीत करना, नेगोशिएट करना, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, लोगों को समझना, अंडरस्टैंडिंग पीपल, निवेश करना, बिजनेस कैसे चलाया जाता है ये समझना, टीम को लीड करना, लीडरशिप। ये सब स्किल्स तो किसी भी फील्ड में काम आ सकती हैं। बिल्कुल, ये वो स्किल्स हैं जो आपको सिर्फ एक कर्मचारी बने रहने के बजाय भविष्य में अपना बिजनेस शुरू करने या एक सफल निवेशक बनने में मदद कर सकती हैं। कियोसाकी कहते थे, ऐसी स्किल्स सीखने के लिए काम करो, भले शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना मिले। कियोसाकी ने खुद भी तो ऐसा ही किया था ना? उन्होंने ज़ेरॉक्स में सेल्स की नौकरी की थी शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर सेल्स की नौकरी की, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेचने की कला सीख सकें, जो उन्हें पता था कि आगे चलकर उनके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होगी। वो उस वक्त शायद ज्यादा सैलरी वाली दूसरी नौकरी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीखने को, स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी। तो सबक ये है कि अपनी जॉब को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन न समझें, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझें। हाँ, एक सीखने का मैदान, खासकर वो स्किल सीखने का जो आपको रैट रेस से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करे। ये तो लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म सैलरी के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस। एग्जैक्टली, यही सोच का फर्क है। और इस पूरी यात्रा में हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया, जिसे आजकल मनी माइंडसेट कहते हैं, वो कितना मायने रखता है? किताब इस बारे में क्या कहती है? माइंडसेट, मेरे ख्याल से कियोसाकी के अनुसार माइंडसेट शायद सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल चीज है। वो बताते हैं कि पुअर डैड और रिच डैड की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कैसे? पुअर डैड अक्सर सीमित करने वाली बातें सोचते और कहते थे। जैसे अगर कोई महंगी चीज खरीदने की बात आती तो वो अक्सर कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तो बहुत लोग कहते हैं। हाँ, और ये वाकई क्या करते हैं, ये एक तरह से दरवाजा बंद कर देते हैं, सोचने की प्रक्रिया को वहीं रोक देते हैं। आपने मान लिया कि आप नहीं कर सकते, बात खत्म। अच्छा। और रिच डैड इसी सिचुएशन में क्या कहते या सोचते थे? रिच डैड उसी स्थिति में खुद से या दूसरों से पूछते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? ओ, नहीं कर सकता की जगह कैसे कर सकता हूँ। हाँ, ये छोटा सा बदलाव, नहीं से कैसे पर आना, ये आपके दिमाग को खोल देता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप समाधान ढूंढें, रास्ते तलाशें, मौके देखें। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक क्रिएटिव, एक संभावनाओं वाली सोच है। मतलब एक मानसिकता डर और कमी स्केर्सिटी की है, और दूसरी अवसरों और संभावनाओं अबंडेंस की। एकदम सही। और ये डर वाली मानसिकता ही है जो गरीब और मध्यम वर्ग को अक्सर रोकती है। पैसे खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। इसी डर से लोग निवेश करने से डरते हैं, अपना बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। वो सुरक्षित खेलना चाहते हैं जहां कोई रिस्क ना हो। जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग समझते हैं कि रिस्क तो जिंदगी का हिस्सा है, आप उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे मैनेज करना सीख सकते हैं। वो रिस्क का आकलन करते हैं, उसे समझते हैं और फिर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। उन्होंने खरीदना शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वही किया जो वॉरेन बफे जैसे महान निवेशक कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। उन्होंने बाजार के डर का फायदा उठाया और सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कम कीमतों पर प्रॉपर्टी खरीदी। इस विपरीत सोच, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग और हिम्मत ने ही उन्हें अमीर बनने में मदद की। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बिना सोचे समझे बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए अमीर बनने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहीं भी गैम्बलिंग या अंधाधुंध रिस्क लेने को प्रमोट नहीं करती। ये सोच समझकर जोखिम लेने, कैलकुलेटेड रिस्क्स की बात करती है। कैलकुलेटेड रिस्क्स। हाँ, मतलब रिस्क लेने से पहले अपना होमवर्क करो, समझो कि तुम क्या कर रहे हो, कितना खो सकते हो और क्या पा सकते हो। पुअर डैड किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से बचते थे। उनका पूरा जोर जॉब सिक्योरिटी पर था।
रिच डैड मानते थे कि अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है, अगर आपको सच में धन कमाना है, तो आपको सोच समझकर रिस्क लेना ही होगा। वो सिर्फ सुरक्षित खेलने में विश्वास नहीं करते थे। और उनका ये भी मानना था, जैसा मुझे याद है, कि जिसे हम सुरक्षित समझते हैं, जैसे सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहना, वो असल में आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये बात तो आज के दौर में और भी ज्यादा सच लगती है ने? बिल्कुल। आज के समय में कौन सी जॉब सिक्योर है? नौकरी कभी भी जा सकती है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री को बदल देती है। इसलिए रिच डैड के अनुसार असली आर्थिक सुरक्षा एक सुरक्षित नौकरी से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? वो आती है अपनी संपत्ति बनाने से, कई इनकम सोर्स खड़े करने से और लगातार सीखते रहने से, यानी वित्तीय रूप से साक्षर होने से। दौलत अक्सर स्मार्ट, थोड़े साहसी और अच्छी तरह सोचे समझे फैसलों से बनती है, न कि हमेशा डर के साए में जीने से। और अगर इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है, एंड गेम क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना? नहीं, क्योसाकी के अनुसार अल्टीमेट गोल है आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना, फाइनेंशियल फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मतलब कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है? आर्थिक स्वतंत्रता बेसिकली वो स्थिति है जब आपकी संपत्तियों एसेट से आने वाली निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, यानी वो पैसा जो बिना हमारे एक्टिवली काम किए आ रहा है। हाँ, जैसे किराया, डिविडेंड, बिजनेस का प्रॉफिट जिसमें आप रोज एक्टिव ना हो, रॉयल्टी वगैरह, जब ये पैसिव इनकम आपके महीने भर के या साल भर के सभी जरूरी लाइफस्टाइल खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाए। मतलब जब आपको जीने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अपनी 9 से 5 वाली नौकरी या एक्टिव काम पर निर्भर ना रहना पड़े। एग्जैक्टली। जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तब आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती। अब आप चाहें तो काम करें क्योंकि आपको वो काम पसंद है, या आप दुनिया में कुछ योगदान देना चाहते हैं, या सिर्फ एक्टिव रहना चाहते हैं। लेकिन आप इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आपको बिल चुकाने हैं या घर चलाना है। वो जो फ्रीडम है, वो जो चॉइस है, वही आर्थिक स्वतंत्रता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग लक्ष्य है। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ बेहद अहम विचारों पर हमारी आज की एक गहरी बातचीत। अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में, की टेकअवेज में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी सबक निकल कर आते वो ये है। पहला, सबसे पहले देनदारियों से ज्यादा संपत्ति बनाने पर फोकस करें। ऐसी चीजें खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें, न कि निकाले। एसेट वर्सेस लायबिलिटी का फर्क समझें। दूसरा, सिर्फ एकेडमिक शिक्षा काफी नहीं है। लगातार अपनी वित्तीय समझ, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहें। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तीसरा, सिर्फ नौकरी वाले स्किल्स नहीं, पैसा बनाने वाले स्किल्स सीखें, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, बिजनेस मैनेजमेंट। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। चौथा पॉइंट माइंडसेट वाला होगा शायद। हाँ बिल्कुल, अपनी सोच बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह पूछे, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। डर की बजाय अवसरों पर ध्यान दें। एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट डेवलप करें। और आखिरी में, सिर्फ एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाना ही मंजिल नहीं है। असली लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। वाकई ये विचार किसी का भी पैसे को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। किताब का एक कोर आइडिया है सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, है ना? हाँ, पुअर डैड की पारंपरिक सोच नौकरी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती थी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। जबकि रिच डैड की सोच आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देती थी, जिसके लिए शायद शुरुआत में ज्यादा अनिश्चितता और, जैसा हमने कहा, सोच समझकर जोखिम उठाना पड़े। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और इस पर शायद कोई सीधा जवाब नहीं है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, इतनी अनिश्चितता के माहौल में, क्या पारंपरिक सुरक्षित रास्ता, यानी सिर्फ एक स्थिर नौकरी और बैंक में बचत पर निर्भर रहना, क्या वो वास्तव में लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित है? या फिर वित्तीय ज्ञान हासिल करके, धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाकर, कई इनकम सोर्स विकसित करके और सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बनाना, क्या यह आज के दौर में ज्यादा टिकाऊ और असली सुरक्षा देने वाला रास्ता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।